बात करेंगे तो आप ये समझते हैं कि 1965 की जंग पाकिस्तान ने शुरू की ऑपरेशन जिब्राल्टर की शक्ल में। ठीक है साहब, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं, मैं समझता ये हूं, देखिए हमला तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे इंडिया ने किया था, ठीक है। अच्छा, नहीं एक सेकंड, तो आप एक सेकंड यहाँ पे अब मैं आगे चलते हैं। उसके ये डायलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए जानना बड़ा जरूरी था। तो हमला इंटरनेशनल बॉर्डर पे इंडिया ने किया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान ने किया था, ये आप कह रहे हैं? नहीं, जाहिर बात है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान का मौकव ये है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एलओसी जो है, दिस इज नॉट इंटरनेशनल बॉर्डर। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप कहते हैं कि जाते हैं, तो आज मैंने सोचा कि जो मैंने साल के आखिरी एक दो शो किए और साल के शुरू में जो मैं कुछ शो कर रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि हम कुछ ऐसा करें, यूथ कुछ ऐसा करे कि हम होप दें, हम उम्मीद दें लोगों को कि भाई चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं, चीजें अच्छी भी हो सकती हैं। हम सारा टाइम बैशिंग भी करते रहते हैं, सारा टाइम भारतीय मीडिया पे भी हम आते रहते हैं, तो हम ऐसे नहीं है जैसे हमें मीडिया प्रेजेंट करता है। हम चाहते हैं कि चीजें प्रोग्रेसिवली आगे चलें और कनेक्टिविटी जनरेट हो। एनी हाउ, अरविंद सहारान साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमर सीमा साहब कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। और मैं भी सच कहूं तो इस आज के जो हमारा जो प्रोग्राम है उससे मैं खासा तवक्को रखता हूं, कोई अच्छी बात लोगों को सुनने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू अरविंद साहब। अच्छा अरविंद साहब, आप काइंडली मुझे ये बताएंगे कि आप एक न्यूजीलैंड के सिटीजन हैं लेकिन भारत से हैं। आपके दिमाग में व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ पाकिस्तान? बिकॉज एक मैं इससे थोड़ा सॉरी सॉरी इसको एक सवाल को लिंक कर देता हूं, बिकॉज आपके माइंड में एक जो डोमिनेंट थॉट है वो तो इंडिया का है ना। मतलब आप न्यूजीलैंड की जो सिटीजनशिप है वो तो आपने बाय चॉइस ली है, लेकिन बाय बर्थ तो आप वहां से हैं। सो आपके ज़हन में क्या आता है जब आप पाकिस्तान का सोचते हैं? जी जी, बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका। इससे पहले कि मैं इस बात का जवाब दूं, मैं लेट मी टेल पीपल कि हिंदुस्तान का मैं वहां से मेरी पैदाइश हुई है, रहता मैं न्यूजीलैंड में हूं, ख्वाहिश मेरी पाकिस्तान की है। जैसे कि एक पंजाबी मुसलमान जो है उसकी पैदाइश होशियारपुर की होती है, इंडियन पंजाब की ख्वाहिश, उन्हीं उसकी जो रिहाइश है वो लाहौर पंजाब पाकिस्तान की है, और वो ख्वाहिश मक्का मदीना की रखता है। मेरे साथ केस उल्टा है, तो मैं ख्वाहिश रखता हूं लाहौर की। वो इसलिए कि पाकिस्तान को तो बने हुए 70 साल हुए हैं साहब। उस मिट्टी से मेरा, मेरे बुजुर्गों का, हमारे पूरे भारत का सदियों का नाता है। तो अब आपके उस सवाल की तरफ कीजिए, मैं किस तरह से देखता हूं। मैं ठीक उसी तरह से देखता हूं जिस तरह से किसी भी एक थोड़े बहुत भी अकल रखने वाले इंसान को देखना चाहिए। और मैं ही नहीं, तमाम दुनिया के लोग जो पाकिस्तान को देखते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि किसी भी मुल्क को देखते हैं, तो वो यही देखते हैं कि यार अच्छे लोग हैं, उनमें से कुछ बुरे भी हैं मगर बेशतर लोग अच्छे हैं। और आप जब जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो आपको ऐसा ही आपको महसूस होता है कि इनकी भी वही ख्वाहिशात हैं जो हमारी हैं। तो यहाँ पर भी जो माँ है वो अपने बच्चों के लिए वही ख्वाब देखती है जो मेरी माँ देखती है। तो अब मैं पाकिस्तान को कोई अलग नजर से नहीं देखता ज्यादा। पाकिस्तान के लोग भी हमारे जैसे ही लोग हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं किसी प्रोग्राम में या उसके बारे में कुछ लिखते हैं, तो वहां के लोगों की बात नहीं हो रही होती है। जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनके ऊपर बात होती है। तो जब कभी भी जिक्र आता है पाकिस्तान का, तो अवाम का जिक्र नहीं होता। ना सिर्फ पाकिस्तान का, आप अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात होती है, उसके ऊपर तनकीद होती है, तबसरा होता है। तो पाकिस्तान भी बिल्कुल वैसा ही है साहब। बिल्कुल ठीक है। सो आप एक और सवाल अगर इसी से मैं जोड़ लूं, आप क्या समझते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक वक्त आए कि जैसे यूरोपियन यूनियन है, हम भी वैसे ही हो जाएं यार, कनेक्टिविटी वैसे हो। आप क्या समझते हैं जो इंडियन सरकार सोचती है
क्या वही इंडियन अवाम सोचती है? इसमें से एक सवाल ये भी पैदा होता है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे भाई अवाम ने तो सरकार को चुना है, तो इसमें कोई सवाल तो नहीं बनता। लेकिन जरूरी नहीं कि सरकार को चुनने के लिए सिर्फ एक मयार तो नहीं होता, बहुत सारे मयार होते हैं। तो आप समझते हैं कि जो इंडियन अवाम है वो सरकार से अलहदा सोचती है? क्योंकि इस वक्त भारत की सरकार तो थोड़ा पाकिस्तान के बारे में ये सोचती है कि नहीं बात नहीं करनी और मामलात इसी तरह रखने हैं। सो अवाम के अंदर भी यही जज्बात है कि बात नहीं करनी। हुकूमतें जो होती हैं वो हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो उनके जो भी परसेप्शंस हैं वो काफ़ी हद तक अवामी जो हमारे इमोशंस हैं, जज्बात हैं, उनके ऊपर बेस्ड होते हैं साहब। ठीक है, हिंदुस्तान की आवाम को बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान से अमन की उम्मीद थी और उन्हें ऐसा लगता था कि एक जेन्युइन पीस प्रोसेस हो, डायलॉग हो, जिसके जरिए हम अपने तमाम जो भी हमारे मसले मसाइल हैं उनको हम हल कर सकते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब हमें ये महसूस हुआ कि अब इनसे कोई बात नहीं हो सकती है। जब मोदी साहब चुनकर आए, दूसरी बार चुनकर आए, तो लोगों को लगा कि दिस इज इट, अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले बहुत कोशिशें कर ली हैं। तो ऐसा तो नहीं है साहब कि सिर्फ सिर्फ हुकूमतें ही पाकिस्तान के बारे में वैसी राय रखती है। इंडियन अवाम के भी आपको लेकर काफी सारे कंसर्न्स हैं, रिजर्वेशंस हैं, जो कि मैं समझता हूं अगर हम उन पे बात करें तो मैं आपको बता सकता हूं। बाय द वे, अगर मैं ये पूछूं कि पाकिस्तान की अवाम क्या सोचती है, तो ऐसा मैं नहीं समझता। उसमें मैंने पाकिस्तान की अवाम को देखा है और उनसे बातें की है, तो उनके भी अगर आप उनके ऊपर जो जो भी बयानिया है, स्टेट का जो नैरेटिव है, वो काफी हद तक उनके माइंडसेट को रूल करता है और वो उसी हिसाब से सोचते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने दिमाग से सोचते हैं। मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, 1965 की जंग किसने शुरू की? कमर चीमा साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूं अगर कि 1965 की जंग किसने शुरू की, तो क्या जवाब होगा आपका? देखें, 1965 की जंग के ऊपर अगर देखा जाए, सही बात देखी जाए, जो हिस्ट्री में मैंने पढ़ा है, मैंने तो यही पढ़ा है कि अगर ऑपरेशन जिब्राल्टर ना होता तो शायद 1965 की जंग ना होती। तो इसका मतलब हाँ देखें, लेकिन जारी बात है कि हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री को अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ऑपरेशन जिब्राल्टर जो था, ये पिछले 70-75 साल से पाकिस्तान की तारीख में हमारी जो कश्मीर के ऊपर जो पॉलिसी है वो जिसे कहते हैं ना कि वो ऊपर नीचे इधर उधर रही है। एक कंसिस्टेंट अप्रोच अगर हम लेते रहते तो शायद मामलात खराब भी ना होते। शायद मैं समझता हूं कि ऑपरेशन जिब्राल्टर इसकी गलती है। जी अच्छा, अब लोगों को ये भी बताएं, मैं आपको बताता हूं, जब मैं पाकिस्तान में लोगों से पूछता हूं तो वो ये कहते हैं जी हर मसले के लिए वो पाकिस्तान के लोग इंडिया को ब्लेम करते हैं और वो कहते हैं जी ये इंडिया की वजह से है और पाकिस्तान आया ही वजूद इसमें इसलिए है कि हमने इंडिया को सबक सिखाना है, दिस दैट एंड ऑल। चलें उन बातों पर हम आगे तफसीलन बात करेंगे। तो आप ये समझते हैं कि 1965 की जंग पाकिस्तान ने शुरू की ऑपरेशन जिब्राल्टर की शक्ल में? ठीक है साहब, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं, मैं समझता ये हूं। देखिए, हमला तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे इंडिया ने किया था, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, तो आप एक सेकंड यहाँ पे अब मैं आगे चलते हैं। उसके ये डायलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए जानना बड़ा जरूरी था। तो हमला इंटरनेशनल बॉर्डर पे इंडिया ने किया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान ने किया था, ये आप कह रहे हैं? नहीं, जारी बात है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान का मौकव ये है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एलओसी जो है, दिस इज नॉट इंटरनेशनल बॉर्डर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप कहते हैं कि हमने 370 हटाया, 35A हटाया है, तो अभी 370 और 35A हटाने के बाद ये इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया, ठीक है। दिस इज योर इंडियाज पर्सपेक्टिव, नॉट पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं है, ये आपका ट्रांसलेशन है इसका। नहीं नहीं, मैं बता देता हूं। आप मेरा ट्रांसलेशन नहीं है, आप चेक कर लें। आपकी जो लोग हैं, जो सरकारें हैं, वो यही कह रही हैं कि जब 370 स्पेशल स्टेटस इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का खत्म हो गया, तो जारी बात है पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो जो एक, हालांकि दिस इज नॉट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ये इंडिया का खुद साख्ता मौकफ है, लेकिन आप कहते हैं कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया, जबकि पाकिस्तान ये कहता है कि ये एलओसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है,
1948 में जब हमारे आपके मामला तय ना हो गए, जहां पे आप थे और जहां पे हम थे, वो एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। तो दिस इज नॉट इंटरनेशनल बॉर्डर, वी स्टिल बिलीव दिस इज आवर टेरिटरी। सो पाकिस्तान को उस वक्त जो था, उस वक्त की जो सरकार थी यूब साहब की, उन्होंने फैसला किया कि भाई ये एक इस तरह की एडवेंचर हो सकती है, इसका फायदा होगा, पाकिस्तान अचीव कर सकता है, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। दिस इज नॉट इंटरनेशनल बॉर्डर, बट इंडिया क्रॉस्ड इंटरनेशनल बॉर्डर। जी, कितनी मासूमाना बात कर दी आपने भाट मासूमाना साहब। नहीं, एलओसी की एलओसी की जो सेंटिटी है, आप किस तरह से देखते हैं उसको? माफ करें, इंटरव्यू मेरा है, बात मैंने काउंटर सवाल पूछ लिया है। जो देखें, दिस इज डायलॉग, यही तो मैं करना चाहता हूँ, जिसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। आप भी इसको जैसे मर्जी करें, लेकिन मैं समझता ये हूं कि ये डायलॉग है, इसमें हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, वर्किंग बाउंड्री क्या है, ये चीजें क्या, बहुत सारे लोगों को पता चलेगा। सो डेफिनेटली पाकिस्तान का एक अपना मौकफ है, भारत का अपना मौकफ है। जी, मैं अब चाहता हूं इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूं साहब। ऐसा है कि हम जो डायलॉग की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, ये तमाम बातें एक बहुत ही जरूरी जो नुक्ता है उसके साथ जुड़ी हुई हैं, और वो है कि पहले आप फैक्ट्स को एस्टेब्लिश करें, क्योंकि झूठ के ऊपर आप ये सारी चीजें कर नहीं सकते हैं। 1999 के अंदर जब कारगिल की जंग हो रही थी, तो हमारे 3 जैगवार प्लेन उड़ के, और वो बॉर्डर पे हमारे आप एलओसी को कह लें, चलें जी, हमारे एलओसी पे, और वो वहां पे पहरा दे रहे थे। उनमें से एक ने देखा कि नीचे एक कंपाउंड है और उसमें काफी सारा असला वगैरह और वहां पे है और लोग जमा हैं। उसने टारगेट को लॉक किया वहां पे। हमारी एयरफोर्स की पॉलिसी ये होती है कि एक प्लेन टारगेट को लॉक करता है, दूसरा उसको हिट करता है, ठीक है। तो जो उसने टारगेट को लॉक किया, और उस वक्त नीचे नवाज शरीफ साहब और जनरल मुशर्रफ दोनों थे वहां उस कंपाउंड में, और उसने दूसरे जो हमारा दूसरा जो जैगुआर था उसको कहा कि अब इसको तुम टारगेट करो। उसने कहा कि एक सेकंड मैं जरा चेक करूं कि एक बराबर में तीसरा जैगुआर और था जिसमें हमारे एयर कॉमोडोर थे। उन्होंने उनसे पूछा कि ये टारगेट लॉक किया है और मैं इस पे कर दूं। उन्होंने कहा कि नहीं, वी माइट बी फ्लाइंग इनटू द पाकिस्तानी टेरिटरी राइट नाउ। तो हमारे पास में हमारे जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं वो इस किस्म के हैं कि हम इस पे अभी अटैक नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसकी सेंटिटी है एक, और उसको हमें बरकरार रखना है, ये हमारे मुआहिदों के अंदर है। तो हमारे जगवार ने उस वक्त अटैक नहीं किया उसके ऊपर, उस पॉइंट पे। तो मैं जो आपके उस बात का ये जवाब है साहब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एलओसी है, इसको कोई भी मुल्क अगर इसको तोड़ के और दूसरी तरफ जाता है, उसको एज एन एक्ट ऑफ वॉर समझा जाता है। इसकी एक मिसाल 99 की कारगिल की बात कर रहे थे, तो कारगिल के जब जंग हुई 4 जुलाई को, टू बी प्रिसाइज, नवाज शरीफ साहब वॉशिंगटन में थे और उन्होंने ये मुतालबा किया कि आप सीज फायर करवा दें यहां पर। प्रेसिडेंट क्लिंटन कहते हैं कि नहीं, सीज फायर नहीं होगी, आपको अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करना होगा, क्योंकि आपने, दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, यू हैव बीन लेबल्ड एज एन एग्रेसर। आपकी आर्मी घुस के उनकी टेरिटरी में गई है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपके सामने 2 रास्ते हैं, एक तो ये है कि आप अपनी फौज को वापस बुलाएं, और अगर आप नहीं बुलाते हैं तो फिर हम ये डिक्लेयर करेंगे कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। उन्होंने कहा मैंने इसके मुतालिक ये 2 स्टेटमेंट्स तैयार की हैं, अब आप इनको लेकर जाएं और शाम को मिलते हैं प्रेस ब्रीफिंग में, फिर आप बताएं कि मुझे कौन सी स्टेटमेंट को पढ़ना है। ये प्रेसिडेंट क्लिंटन का बयान है बकौल उनके, आप उनका वीडियो देख सकते हैं इसके ऊपर यूट्यूब पे, पूरा पूरा का पूरा वीडियो है, प्रेसिडेंट क्लिंटन ये बात कह रहे हैं। तो बात करें, ये दूसरी मिसाल मैं दे रहा हूं आपको कि लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सेंटिटी है उसको हम इस तरह से नहीं उसमें जाके आ सकते। आज अगर इंडिया एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान में जाता है, इट वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। मैं एज एन इंडियन आपको ये बात कह रहा हूं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अब मेरे मुल्क में लोग कहेंगे नहीं अरविंद तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो हमारा इलाका है, ये है वो है। वो आपका इलाका है, क्लेम तो आपका बहुत सारी जगह पर है।
हम बहुत सारे मुल्कों का हमारे मुल्क पे क्लेम है, मगर आज बाउंड्रीज को इस तरह से तब्दील नहीं किया जा सकता। चीमा साहब अब आते हैं वापस ऑपरेशन जिब्राल्टर पर। तो कितनी मासूमाना से ये बात है कि एक सेकंड में अपनी बात मुकम्मल कर दूं। अब आपने बुलाया तो बात तो पूरी करने दें। बात आगे निकल जाएगी, बात आगे निकल जाएगी। पहली बात तो ये है कि ये जो आज आपने नई कहानी सुनाई है हमें कि जी वो नवाज शरीफ और मुशर्रफ एक बंकर में थे और हमारे जैगुआर वहां चले गए, हमने लॉक कर लिया और फिर सोचा हम कहाँ हैं। ये देखें, ये पहली दफा मैंने जिंदगी में एक कहानी जो है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भारत का जो नैरेटिव है वो काफी ज्यादा अब वो डीप आवाम के अंदर जाता जा रहा है। और वो जो एक भारत की सरकार ने एक सोचा है ना कि इसे हम बोलते हैं कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बड़ा हम तो बहुत ज्यादा बेहतरीन चीजें कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन चीजें हो रही हैं। वो उधर देखें बंकर में नवाज शरीफ साहब और मुशर्रफ बैठे हुए हैं, हमने लॉक कर दिया है। देखें ये बातें अच्छी लगती हैं अपने ऑडियंस की हद तक, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप पाकिस्तान की टेरिटरी के 1 इंच भी अंदर आते हैं तो वही हुआ था जो अभिनंदन के साथ हुआ था। हम तो 1 इंच का भी रवादार नहीं किसी को होने देते। ये जो बात है कि हाँ, मुझे याद है, एक बात याद आ गई, मुशर्रफ की बात याद आ गई। उसने रात इंडिया में गुजारी थी सियाचिन में, आपको याद हो, और मुशर्रफ कहता है कि मैंने रात गुजारी थी वहां पे, तो इंडियंस को पता नहीं चला था, और पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक रात इंडिया में सियाचिन में गुजार के आया था। एक तो ये बात जो आप कर रहे हैं, सो आई डोंट एग्री ऑन दिस। सियाचिन में नहीं गुजारी थी वो, हमारे ये जो कश्मीर करगिल का जो है यहाँ पे गुजारी थी। मगर हाँ ठीक है, वो उसमें तस्लीम कर लेने में कोई बुराई नहीं है, वो हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था। आई एक्सेप्ट इट। ये फर्क है मुझ में और आप में कि मैं ऑपरेशन जिब्राल्टर को लेके आए बाएं शायद नहीं करता अगर मैं आपकी जगह होता तो ये जो कहानी जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपका ये प्रोग्राम जो है जब नशर होगा इसके नीचे बकायदा कमेंट सेक्शन में इस बात का प्रूफ भी आपको दूंगा। मैं ऐसी बात नहीं करता, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं करता। खैर चले, वो ऐसा है सर, ऐसा है, कारगिल की जंग तब हुई जब आपने एलओसी को क्रॉस किया, ठीक है। शुक्र मनाएं कि हमने उस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर पे पंजाब और दूसरे सेक्टर्स में रिटेलिएट नहीं किया, क्योंकि उस वक्त हमें नए हम एटमी ताकत बने थे दोनों मुल्क, और बात कहां से कहां चली जाती इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था। मैं कहता हूं वाजपेयी साहब की ये उनकी अक्लमंदी है कि उन्होंने बड़ा ही सूझबूझ से काम लिया और जंग को आगे वो और दूसरे सेक्टर्स में उन्होंने नहीं जाने दिया। जहां तक ऑपरेशन जिब्राल्टर का ताल्लुक है, 26 से 30 हजार पाकिस्तानी रेगुलर्स आर्मी के वो कश्मीर में घुसे। उसके बाद में जब हमारी आर्मी ने पंजाब सेक्टर खोला, तब आप कह रहे हैं कि जी हमने एलओसी क्रॉस किया, आपने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया। इस तरह से नहीं होता है। 65 की, मैंने सवाल बड़ा सीधा सा पूछा था, 65 की जंग शुरू कैसे हुई? ऑपरेशन जिब्राल्टर से हुई। ये फैक्ट है जिसको कोई भी पाकिस्तानी अगर पूछे ना, मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं। लाहौर के पास ही मैं एक गांव में गया हुआ था, एक दो और न्यूज चैनल पे बात बता चुका हूं वैसे। तो वहां बैठे हुए थे, गांव के लोग थे बहुत सारे। उन्होंने मुझसे पूछा, वो कहते हैं जी आप इंडिया से आए हैं? मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं जी हमारे बुजुर्ग फलां शहर से आए हैं, वो शहर कैसा है, ये है वो। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी। उसके बाद भी वो मुझे कहते हैं कि देखें जी बाकी सब ठीक है, हम एक ही लोग हैं, बस ये कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हमारे दरमियान कोई और प्रॉब्लम नहीं है, वरना वही होगा जो आज तक होता आया है। मैंने कहा वो क्या? वो कहते हैं हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी है आज तक चारों जंगों में, और आगे भी वही होगा। तो मैंने कहा जी ये कब हुआ? तो वो कहते हैं आपको नहीं पता। तो मैंने कहा जी मैंने कहा आप रुके एक मिनट। मैंने कहा ना मेरी ना आपकी, मैंने वो 3-4 आर्टिकल उनको दिए, बीबीसी वगैरह के थे और मुख्तलिफ आर्टिकल्स थे। मैंने कहा इनको पढ़े। वो कहते हैं जी ये तो अंग्रेजी में है। मैंने कहा हाँ। तो वो कहते हैं अंग्रेजी तो नहीं पढ़ सकते बेटा। तो मैंने कहा अपने बच्चों को बुलाएं, उनमें से कोई पढ़ के बता देगा। वो कहते नहीं यहाँ तो गांव में कोई नहीं पढ़ता। तो मैंने कहा फिर मुझसे गलती हो गई है, वाकई में चारों जंगे आप ही जीते हैं। तो मैं ये जो बात कह रहा हूं वो इसलिए है कि स्टेट का जो बयानिया है ना, लोगों के सर पे वो सारा का सारा जो है वो फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है। मैं थोड़ा पोलाइट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना कहना चाहिए कि वो झूठ है। ठीक है, मैं कहना सारे बोलती हैं। क्या भारत की सरकार झूठ नहीं बोलती? क्या भारत की सरकार झूठ नहीं बोलती? मैं ये कह रहा हूं कि एक होता है
कि आपका हर मुल्क के अंदर वॉर के दौरान प्रोपेगेंडा होता है। सदाम हुसैन जो है, उसके घर के बिल्कुल पास में अमेरिकन फोर्सेस चली गई थी, लेकिन सदाम हुसैन यही कह रहा था सबको, सारे इराकियों को, नहीं नहीं एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, हमारे जो रिपब्लिकन गार्ड्स हैं वो उन्होंने ये कर दिया है, कमाल वो कर दिया है। सच्चाई मुख्तलिफ थी। खैर, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे ये बहस मैं नहीं चाहता कि बाकी जो टेलीविजन डिबेट्स जिनमें आप जाते हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं आप, उनकी तरह बन जाए। मेरा मकसद सिर्फ इतना था आपसे ये कहना कि रिकंसिलिएशन का प्रोसेस, डायलॉग का प्रोसेस, पीस का प्रोसेस तब शुरू होगा कि पहले आप हकायक को तस्लीम करें, हकायक को तस्लीम करें, ये तस्लीम करें कि हम एक ही लोग हैं। क्या क्या चीमा साहब, ये एक झूठ है कि हम एक ही लोग हैं? इसमें कोई झूठ नहीं, ये नहीं है झूठ ना। तो मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, क्या कमर चीमा पाकिस्तान के लिए कोई ऑल्टरनेट विजन सोच सकते हैं, या सोचने की सलाहियत है, या इजाजत है? सोच सकते हैं आप? आपसे बात करते हैं। आपकी नजर में पाकिस्तान का जो ऑल्टरनेट विजन है क्या होना चाहिए फिर? किस तरह से होना चाहिए पाकिस्तान को? भाई देखिए, दो तरह की, देखिए एक तो मैं पहले बता दूं कि व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री पाकिस्तान शुड बी। देखिए ये एक सवाल है आपका, ठीक है जी, मैं लिख लेता हूं। लेकिन मैं पहले बात बताऊं, गवर्नमेंट्स की बात आप कर रहे थे कि सर झूठ बोलती नहीं। देखिए मैं समझता हूं, आप नहीं समझते क्या कि भारत की सरकार ने 2019 में इलेक्शन जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की और कहा जी कि अगर उनको पता था कि स्ट्राइक करेंगे तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। पाकिस्तान में वजीर आजम तैयार बैठा हुआ था डायलॉग करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी आवाम को झूठ में रखा। अभी कांग्रेस कहती है भाई कि नेशनल सिक्योरिटी इसने पकड़ ली, नेशनलिज्म इसने ले लिया, सारा कुछ तो बीजेपी लेगी, हम क्या करें। सो गवर्नमेंट झूठ बोलती है और ये प्रोपेगेंडा करती है। मैं ही कहता कि पाकिस्तान की सरकार ने पिछले 75 सालों में कोई झूठ नहीं बोला। सुनिएगा, मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान की सरकार ने पिछले 75 साल में झूठ और प्रोपेगेंडे नहीं किए, एब्सोल्युटली किए, होते हैं। दिस इज हाउ गवर्नमेंट्स डू अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी देखें, जो थी इराक वॉर थी, वो जिसमें जो थे क्या नाम है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट गई और अमेरिकन गवर्नमेंट गई, आप हेंस ब्लिक्स की रिपोर्ट देख लें, नो स्मोकिंग गन्स उन्होंने कहा वहां पे नहीं है। फिर चिरकुट रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा इराक में कुछ नहीं था। गवर्नमेंट झूठ बोलती है अवाम के साथ। मैं ये नहीं कहता इंडिया की सरकार भी झूठ बोलती रही, पाकिस्तान की सरकार भी बहुत जगहों पे झूठ बोलती रही, लेकिन उतना बोलना चाहिए कि झूठ उतना बोलना चाहिए कि जितने की थोड़ी बहुत उसमें गुंजाइश हो। ये फिर आपने खैर चले, मैं आपसे वो जो पुलवामा वाले की आप बात कर रहे थे, ऐसा है जी, इंडियन डेमोक्रेसी में आप एक इलेक्शन है जिसको आप कह सकते हैं कि जी ये एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के ऊपर बेस था। उसी वक्त अब होगा क्यों नहीं कि जब हमारे देश पे इतना बड़ा एक हमला हुआ है और इलेक्शंस ठीक उसी वक्त होने वाले थे, तो वो उसकी टाइमिंग ऐसी थी कि आप ये कह सकते हैं कि जी उसमें मोदी साहब का ये था वो था, जो मर्जी आप इल्जाम लगाएं, वो आपको हक है आपका, उसमें मैं आपको रोक भी नहीं सकता उसमें कोई। मगर एक इफेक्ट ये है साहब कि मोदी साहब 2014 में भी इलेक्शन लड़कर आए और उस इलेक्शन में पूरा का पूरा इलेक्शन की कैंपेन देखें आप, पाकिस्तान कहीं पर भी फीचर नहीं हुआ। पूरा उनका जो इलेक्शन का लोगो था, उनका जो नारा था इलेक्शन का, वो ये था कि सबका साथ सबका विकास, डेवलपमेंट के नाम पे लोगों ने मोदी साहब को वोट दिया। उन्होंने मियां साहब को बुलाया, ठीक है, मियां साहब स्वेरिंग इन सेरेमनी पे आए। हाँ, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा, मगर फिर भी वो आए, उनका बड़ा जेस्चर है जी। उसके बाद में हो गई ना, वो तो हो गया अपना अरविंद, वो तो खैर उसमें मुझे पूरी तो बात नहीं, मुझे बात तो पूरी करने दें। तो ऐसा तो नहीं है कि पीस के जेस्चर्स आप ही ने लिए हैं सारे, हमने कोई लिए नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता साहब। खैर, मैं अब जब आपने सवाल पूछा है पाकिस्तान के हवाले से, मैं पाकिस्तान का अल्टरनेट विजन देखता हूं और बड़ा साफ सा है। पाकिस्तान की जो नेशनल आइडेंटिटी है वो कोई 70 सालों पर एक टू नेशन थ्योरी के ऊपर सिर्फ बेस नहीं कर सकती है। पाकिस्तान के लोगों को अपनी नेशनल आइडेंटिटी, अपनी टेरिटोरियल हुदूद जो है उसमें देखनी चाहिए, जैसे बाकी नेशन स्टेट्स हैं। कोई इंडिया है, कोई बांग्लादेश है, कोई इराक है, कोई दूसरा है, सारे जिस तरह से देखते हैं, पैसे पाकिस्तान भी एक मुल्क है, जीता जागता मुल्क है, लोग उसमें रहते हैं। तो आप हमारा जो शेयर्ड, जो हमारा जो एक एंशिएंट पास्ट है ना साहब, उसकी जो जड़ें हैं
वो बहुत ज्यादा गहरी हैं, ठीक है। वो उसको इन कंपैरिजन जो हमारे ताजा ताजा ये जो 70 साल में जो 4-5 जख्म लगे हैं उनसे, तो अगर आप हिंदुस्तान के साथ अपनी शेयर्ड हिस्ट्री को देखेंगे, उसको तलाशेंगे, तो आपको दुश्मन नहीं दिखाई देगा। ज्यादातर मुल्कों में ये होता है। एक आपका बहुत अच्छा पॉइंट है ये जो शेयर्ड हिस्ट्री वाला, और ये बड़ी बात भी हुई, और मैंने इस पे एक रिसर्च आर्टिकल भी लिखा है बाय द वे, जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद ने पब्लिश भी किया हुआ है, पाकिस्तान नैरेटिव फॉर 21st सेंचुरी, के 21वीं सदी के लिए पाकिस्तान का क्या नैरेटिव होना चाहिए। ऑनलाइन पड़ा हुआ है मेरा रिसर्च पेपर। मैं एक बात बताऊं आपको, पहली बात तो ये है, आपने एक सवाल किया था व्हाट काइंड ऑफ पाकिस्तान यू वांट टू सी। पहली बात है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पीपल ऑफ द पाकिस्तान, कि वो कैसा पाकिस्तान देखना चाह रहे हैं। ये कोई किसी को नहीं बता सकता कि उसने कैसा पाकिस्तान। आपने एक सेकुलर विजन देखा था, एक सेकुलर कंट्री एनविजन किया था, लेकिन 2014 के बाद जो मामलात इंडिया के अंदर आते हैं उसमें कोई सेकुलरिज्म वाली बातें नहीं नजर आती आपको पता चलता है। इफ यू डोंट माइंड, अगर पॉइंट लिख लें तो मैं बोल लूं, तो फिर आप बात कर लीजिएगा, अगर क्योंकि मेरा पॉइंट कंप्लीट आ जाए। सो इसमें जो आप अरविंद बात कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात की आपने। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपना पास्ट जो है ना, वो इस खित्ते की शेयर्ड हिस्ट्री से निकाले, ठीक है। मेरा ख्याल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन द पीपल, वो क्या देखना चाहते हैं। अगर उनको मुझसे पूछेगा तो मैं आई पर्सनली बिलीव कि भाई डेफिनेटली वन ऑफ द थिंग ऑफ आवर शेयर्ड पास्ट इज आवर आइडेंटिटी इन दिस एरिया वेयर वी आवर फोरफादर्स हैव लिव्ड। एक हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा जो है वो इस खित्ते से है, और वो इंडियन पंजाब हो या इंडिया हो या पाकिस्तान हो, लाइन तो 1947 में लगी ना, उससे पहले तो कोई लाइन नहीं थी। और आज भी भारत हो पाकिस्तान हो, हम सारे आते जाते, हमारे कल्चर एक है, बात एक तरह से करते हैं। सो मैं उस आइडेंटिटी से भाग नहीं सकता और ना ही भागना चाहिए। और मुझसे हम कहते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, अरविंद आपके लिए बड़ी मजे की बात है, हम एक दूसरे को कहते हैं तू थे फलाना जड़े ना ऐसी पहला सिख होंदे सन। हम पहले, हमारे बावजदाद पहले सिख थे, फिर हम कन्वर्ट हुए, मुसलमान हुए, तो वी आर प्राउड टू बी मुस्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हम हंसते भी हैं इस बात पे। सो एक है आइडेंटिटी की शेयर्ड हिस्ट्री, एथनिक आइडेंटिटी जो हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है। एक है मेरा रिलीजियस कंस्ट्रक्ट, ठीक है। जो मेरा रिलीजियस कंस्ट्रक्ट है, आई गेट इट फ्रॉम सऊदी अरेबिया, क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आए थे। बट दैट डजंट मीन कि मैं उनकी एथनिसिटी यहां पे इंपोर्ट करूं, मैं उनका कल्चर वहां से इंपोर्ट करूं। मेरा सऊदी अरब के कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा जो कल्चर है वो पाकिस्तान और भारत से मिलता है। मेरा कल्चर यहां पे है, दोनों मुल्क जहां पे मेरे बावजदाद जिस खित्ते में रहे। सो एक बात तो ये होगी, और दूसरी बात ये है कि मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी जो है वो मैं अल्लाह, कुरान, रसूल जो मेरे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन है, मैं उनसे ड्रॉ करता हूं। सो दोनों को मुझे साथ साथ चलाना है, मैं किसी एक के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकता। सो अगर मैं ये कहूं कि मेरी शेयर्ड आइडेंटिटी सिर्फ इस खित्ते की लेनी है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर मैं कहूं कि मैंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी वहां से लेनी है और अपनी एथनिक आइडेंटिटी भी सऊदी अरब से लेनी है या अरब से लेनी है, दैट इज नॉट ट्रू। सो मुझे दोनों चीजों को साथ लेके चलना है, बिकॉज दिस इज हाउ इट हैज बीन। सो मेरा ख्याल ये है, एंड अबव ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान, मेरी एक और अंडरस्टैंडिंग है कि पीपल ऑफ पाकिस्तान मस्ट लुक इनटू कि हमें व्हाट डू वी नीड टू चेंज, क्या हमें कोई तब्दीली चाहिए या हम इसी तरह ठीक है जिस तरह हम ठीक हैं। सो ये लोगों को डिसाइड करना, ये किसी और ने डिसाइड नहीं करना कि ये क्या होगा। मिसाल के तौर पे जैसे आपके बारे में कहा जाता है, भारत के बारे में, कि नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले एक सेकुलर मुल्क था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद दिस इज बिकम अ हिंदू स्टेट, बिकॉज वहां पे सुप्रीम कोर्ट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी जो है, दे आर वर्किंग हैंड इन ग्लव। कि अगर कहीं पे मस्जिद थी तो वो गिर गई है तो वहां मंदिर बन गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर ठप्पा लगा दिया, यस यहां मंदिर ही बनना चाहिए। और जिन लोगों ने मस्जिद गिराई उन लोगों को चिट दे दी अदालत ने कि आप रिहा हो जाए, ठीक है। सो हम ये नहीं चाहते। मैं एक ऐसा पाकिस्तान चाहता हूं कि करक में अरविंद, दिस इज माई लास्ट पॉइंट, करक में अगर किसी ने मंदिर जलाया है तो मेरी सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नोटिस लिया है, और सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म आया अरविंद, ये हुक्म आया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का कि जिन्होंने मंदिर गिराया है उन्हीं से पैसे लें और वो मंदिर दोबारा बनाएं, जिसने मंदिर गिराया है। आप इमेजिन करें कि ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि जिस शख्स ने
उससे पैसे कलेक्ट करें और उससे वो मंदिर बनाएं। सो मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा मुल्क जिसमें मेरी आइडेंटिटी, मैं मुसलमान हूं लेकिन आई गिव इक्वल रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू एवरी अदर्स, दैट इज नीडेड। ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर लिख दिया और बन गए जो है वो एक हिंदू रिलीजियस माइंड बन गया। सो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। बड़ी लंबी बातें कर दी आपने, मुझे लग रहा है कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूं आपका। खैर कोई बात नहीं, तो आराम से बात करते हैं। आप ही का प्रोग्राम है, मेहमान मैं हूं, मैं थोड़ा खुद को याद दिला दूं एक बार। तो मुझे सिर्फ इतना सा आपसे ये पूछना है, मेहमान आप ही है, लेकिन मैं जो बात चले बात चली है, चली है। देखें, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो इंसिडेंट्स को लेकर या फिर वाकयात को लेकर, जैसे हम कहते हैं उर्दू में, माफ करें आपको कोई कुछ नहीं समझ पाए तो, वाकयात को लेके या फिर इंसानों पर बात करते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं कि ज्यादा अव्वल लोग वो हैं जो कि एक नजरिए की बुनियाद पर बातचीत करें, गुफ्तगू करें। तो आपने ये कहा कि इंडिया सेकुलर था 2014 तक, उसके बाद में सेकुलर नहीं रहा। मैं हालांकि इस बात को नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि 2014 से पहले का जो सेकुलरिज्म था हमारा, वो एक वन वे ट्रैफिक था। उसमें सिर्फ मेजॉरिटी आवाम जो थी हमारी, वही सेकुलर थी। हमारे मुसलमान कभी सेकुलर थे ही नहीं। पूछिए कैसे, तो मैं जवाब देता हूं। पूछिए, ये भी चलो मैं जवाब देता हूं। इसलिए आपने नहीं पूछना, मैं ही आपको बता देता हूं। सुनिएगा बात, आपने पूछा ना, पूछिए। मैंने जमाते इस्लामी जो इंडिया के मुसलमान है वो तो सेकुलरिज्म चाहते हैं। वो चाहते हैं सेकुलरिज्म होगी तो मुस्लिम आइडेंटिटी और मुसलमान बचेंगे ना। तो ये आप रॉन्ग, आपकी असर्शन है। चलें जी, तो आप ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी को बचाने के लिए सेकुलरिज्म एक अच्छा निजाम है। तो वो चाहते हैं कि सेकुलरिज्म हो, और है। हो गया, ठीक है। मैं जवाब दे देता हूं उसका। 1950 के करीब जब हमारे यहाँ पर हमारा आइन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन, तो बात उठी कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरह का निजाम होगा, सिविल कोड हमारा कैसा होगा। तो हिंदू जो हैं उनसे ये कहा गया कि आप जो पुराने जो हिंदूज जो लॉज हैं उनको त्याग के, उनको छोड़ के आप जो है मॉडर्न लॉ को अपनाएं। शुरुआती दौर में कुछ कंसर्न्स थे, रिजर्वेशंस थे लोगों के, बट इन दी एंड थोड़ा बहुत समझाने बुझाने के बाद लोग मान गए। हिंदुओं ने कबूल किया मॉडर्न लॉ को, सिखों ने कबूल किया, ईसाइयों ने कबूल किया, पारसियों ने कबूल किया। किसी ने नहीं कबूल किया तो वो मुसलमान थे। 1953 तक उनको समझाते रहे कि आप मान लें भाई इस बात को, ये एक मुल्क में दो तरह का निजाम नहीं हो सकता है कि मुसलमानों के लिए एक अलग निजाम और हिंदुओं के लिए अलग, और बाकी जो गैर मुसलमान है उनके लिए अलग निजाम। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो हमारा जो 1937 के करीब का जो बना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसी के हिसाब से जिंदगी हम अपनी गुजारेंगे। तो वो सेकुलर कहाँ थे? अगर वो सेकुलर होते तो उस आइन को कबूलते जिस आइन में सबके लिए बराबरी का दर्जा था। पॉइंट नंबर 1। यही बात जब पीवी नरसिम्हा राव साहब को कही गई, जब उनका दौर था, तो पीवी नरसिम्हा, तो मुसलमान जो हमारे लॉ मेकर्स थे, पार्लियामेंटेरियंस थे, उनकी तरफ से शदीद उसका एक रिएक्शन आया और कहा कि नहीं, हम शरीयत में मदाखलत पसंद नहीं करेंगे। तो पीवी नरसिम्हा राव साहब ने कहा कि मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मैं कुछ सोशल वर्कर नहीं हूं, मुझे पार्टी चलानी है। तो अगर ये दलदल में अगर वहां पे रहना चाहते हैं तो लेट देम बी। तो सेकुलरिज्म मोदी साहब के आने के बाद में मैं समझता हूं इन ट्रू फॉर्म इंप्लीमेंट होगा, जहां पे मुसलमानों को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट करना होगा। उस दिन वो ये ना कहें कि नहीं जी आए बाएं शाएं करनी शुरू कर दें, अगर मगर इफ बट करना लगाना शुरू कर दें कि जी ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, हमें रहने दो, जीने दो, करने दो। ऐसा नहीं होता है। अब आ जाते हैं आगे की बात पे। अब आपने ये आपके उस सवाल का जवाब था। तो सेकुलरिज्म का मेरे दोस्त कमर चीमा क्या मतलब निकालते हैं? क्या मतलब है आपकी नजर में सेकुलरिज्म का? आप क्या समझते हैं सेकुलरिज्म क्या है? पहले तो मैं आपको मैं बताता हूँ सेकुलरिज्म क्या होता है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, सुन, मैं सेकुलरिज्म बताता हूँ क्या होता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो सेकुलरिज्म चाहते हैं। पाकिस्तान के मुसलमान सेकुलरिज्म नहीं चाहते। उसकी लॉजिक समझें। इंडिया का मुसलमान सेकुलरिज्म, हाँ मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया का मुसलमान सेकुलरिज्म चाहता है क्योंकि उसको पता है कि वो माइनॉरिटी में है।
सो सेकुलरिज्म होगा तो उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होगी। सो इंडिया की जो जितने भी जो मजहबी सियासी पार्टी हैं, जिनको आप कभी कोरोना जिहाद और पता नहीं कैसे कैसे उनको ट्रेड करते रहते हैं इंडिया के अंदर, वो चाहते हैं सेकुलरिज्म हो ताकि उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट रहे। सेकुलरिज्म होगा तो निजाम चलेगा, और मोदी जी के आने के उससे उनको खतरा है कि सेकुलरिज्म को नुकसान पहुंच रहा है। एक बात, पाकिस्तान का मुसलमान सेकुलरिज्म नहीं चाहता क्योंकि वो यहाँ पे मेजोरिटी में है। सो एक चीज समझिएगा, सेकुलरिज्म होता है व्हेन यू माइनस रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। सो जब रिलीजन का, मजहब का सियासत में कोई अमल दखल नहीं होता तो हम इसको सेकुलर बिलीफ कहते हैं। और हम कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है दैट गोज इन द स्पिरिट ऑफ पॉलिटिक्स, इट डजंट गेट डोमिनेटेड एंड इट डजंट गेट कलर्ड विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजन और रिलीजियस, बीट हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी और व्हाटएवर। ठीक है। सो ये चीज आपको समझ होना चाहिए। इंडिया का मुसलमान सेकुलरिज्म चाहता है ताकि उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट रहे, इसीलिए वो नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में खतरे में महसूस कर रहा है। जी अच्छा, आप इंटरप्ट ना कीजिएगा, मुझे बोलने दें। कितनी अजीब बात है ना कमर चीमा साहब, मुसलमान इंडिया का जो माइनॉरिटी में है वो चाहता है कि इंडिया में सेकुलरिज्म हो, और उसी बड़े सगीर का मुसलमान जिस मुल्क में मेजॉरिटी में है वो सेकुलरिज्म को गाली समझता है। आपने ये तो बता दिया कि रिलीजन को जब आप सियासत से हटा देंगे तो फिर वो सेकुलरिज्म है। पाकिस्तान में सेकुलरिज्म के बारे में अगर आप आम लोगों से जाके पूछें कि क्या समझते हो सेकुलरिज्म के बारे में, उनका एक ही लफ्ज में उसका मीनिंग है, वो कहते हैं लादीनियत है। ये तो ऐसा ही है। नहीं, अवाम क्या सोचती है? आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, अभी थोड़ी देर पहले, चीमा साहब अब इंटरप्ट ना करें, थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि अवाम क्या सोचती है वो मैटर करता है। बोलते रहे, ये पूछा ना, बोलते रहे, मुझे पूछे तो ना बोलते रहे आप। हाँ, तो सेकुलरिज्म का मतलब पाकिस्तान की बेशतर आवाम समझती है लादीनियत है, जबकि सेकुलरिज्म का मतलब लादीनियत नहीं होना चाहिए। आपको अपनी आवाम को सेकुलरिज्म का नया मतलब बताना चाहिए। मैं तो कहता हूं उनको कहो कि ये हर दीनियत है, इसमें हर दीन के लिए जगह है। पाकिस्तान को एक नया नजरिया तख्लीक करने की जरूरत है, और वो कोई ऐसा कोई नजरिया नहीं दे रहा जिसके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी को। बड़ा सिंपल सा है, जियो और जीने दो। आपको सेकुलरिज्म, मुसलमानों को, मैं जो आपसे बात कर, मैं तमाम मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मुसलमानों को सेकुलरिज्म तभी तक अच्छा लगता है जहां पर वो माइनॉरिटी में है। जहां वो मेजॉरिटी में आ जाते हैं वहां सेकुलरिज्म को वो गाली समझते हैं। ये दोगला मैयार बिल्कुल नहीं चलेगा, ये मुनाफकत बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको। अब मुझे बोलने दें प्लीज चीमा साहब, डोंट इंटरप्ट, मेहमान की थोड़ी इज्जत करें। आपने तमाम बहुत सारे पाकिस्तानी, मैं जानता हूं, यहां मेरे साथ हैं और दूसरे मुल्कों में भी हैं, सभी ने, तमाम लोगों ने यहां पर आके यहां के आइन पर हलफ उठाया है, और उन्होंने ये आइन पे हलफ उठाया, मैं थोड़ा हिंदी में भी लोगों को बता दूं, यहाँ के संविधान के ऊपर शपथ ली है उन्होंने कि हम इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की तमाम जो वैल्यूज हैं उसके लिए वफादार रहेंगे। ठीक है, मुल्क सेक्युलर है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड, यूरोप ज्यादातर बेशतर सेक्युलर हैं। ठीक है, लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन पर हलफ उठाने के बाद, यहां का सिटीजन बनने के बाद, यहां का पासपोर्ट लेने के बाद, वो दिल में दो कौमी नजरिया समा के बैठते हैं। और दो कौमी नजरिया क्या है? बड़ा सिंपल है जी, कि मुसलमान जहां कहीं भी माइनॉरिटी में हो, उसे चाहिए कि वो अपने लिए एक नए मुल्क की तख्लीक करे, वो मुल्क जहां पर वो कुरान और सुन्नत के हिसाब से अपनी जिंदगी बसर कर सके। हमारे मुल्क में जब हमारा बंटवारा हुआ, दो कौमी नजरिए की ही बुनियाद पर हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और वो यही था कि जी हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, इनके हीरोज अलग हैं, इनका खाना पीना अलग है, इनकी हिस्ट्री अलग है, तो ये कौमें कभी साथ नहीं रह सकती, इसलिए इनको चाहिए कि ये अलग हो जाएं। जहां तक साहब दो कौमी नजरिए का ताल्लुक है, और जिसको आप आज तक पकड़ के बैठे हैं, तो कम से कम इतना बता दीजिए अपने दिल पर हाथ रख के कि क्या उस दो कौमी नजरिए ने, अगर कोई बकौल जिन्ना साहब या पाकिस्तानी मुसलमानों के, कि कोई हिंदुओं और मुसलमानों का कोई फसाद था और उस फसाद को दो कौमी नजरिए के ही बलबूते पर खत्म किया जा सकता था, तो क्या इस पार्टीशन ने, इस बंटवारे ने, दो कौमी नजरिए ने इस बड़े सगीर के मुसलमानों का जो मसला था उसे खत्म कर दिया? जवाब है बिल्कुल नहीं किया। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं,
और पहली बार हुआ है ऐसा, पहली बार हुआ है कि एक मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी से अपनी जान छुड़ाई। मैं बात कर रहा हूं मशरकी पाकिस्तान की, ईस्ट पाकिस्तान की, जिसको आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो उस बांग्लादेश के लोग मेजॉरिटी में थे, आप माइनॉरिटी में थे, आप माइनॉरिटी में थे। होना तो यह चाहिए था कि आप उनसे अपनी जान छुड़ाते, लेकिन हुआ यह है कि यहां मेजॉरिटी ने अपना पिंड छुड़ाया है। और वो छुड़ाने के बाद भी उन्होंने अवामी लीग किस तरह की पार्टी थी, उनके मंशूर में क्या था? अवामी लीग एक सेक्युलर पार्टी थी। यहां तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक सेक्युलर पार्टी थी जब वो शुरू शुरू में आई थी। आज वो नारा देते हैं इस्लाम, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी और ये सारे। उस जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सेक्युलर पार्टी हुआ करती थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो साहब, रिलीजन शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, इट शुड बी लेफ्ट टू द इंडिविजुअल। ये छोटी सी बात है, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है? आपको इंडिया में सेकुलरिज्म चाहिए, अपने यहां पे इस्लामिक लॉ चाहिए, ये मुनाफकत कहते हैं इसको। सुनिएगा, अब